तो प्रीवियस में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस को समझा था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। मोशन क्या होता है? बेसिकली पोजीशन चेंज कर, मतलब हम क्या बोलते हैं कि मोशन हो गया। मोशन क्या हुआ? मतलब एक जगह से, जैसे ये है, इसका मोशन कराया मैंने, तो क्या हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हो गई है ना। तो पोजीशन में चेंज होना कितने टाइम में हुआ, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब इसमें फर्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। अब जैसे कि मैं इन दोनों को एक साथ समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। और इसमें तो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसमें दोनों है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम मास का। अब मैं बोलती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट का 20 kg मास है। ठीक है, मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का 20 kg मास है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 20 kg मास है। अब इसका इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट है। कि अब ठीक है, मास है, केजीज में है। देखो, वेक्टर क्या है कि अगर मान लो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि वो उसका जो डिस्टेंस, या हम मैंने बोल दिया कि इतनी वेलोसिटी से जाना है। ठीक है, अब जाना कहाँ है तो उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, अगर मेरे को, मैं बोलूँ कि मेरे को एक एक अपने फ्रेंड के घर जाना है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब उसका क्या फायदा है? 2 किलोमीटर, कम से कम उसका डायरेक्शन तो पता हो कि उसका घर है कहाँ पे। तो इसके लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। बट स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू हैज अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन तो है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वो फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या है? इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो ये जो मैंने एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, ए जगह से बी जगह पे, तो ये मैं बोलूंगी कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये तो कंप्लीट डिस्टेंस है, यानी एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेयर जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कभी नेगेटिव डिस्टेंस सुना है? इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा और इक्वल टू भी हो सकता है डिस्टेंस के। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ आ गया, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने कितने यूनिट इंटरवल, टाइम इंटरवल में, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो उसको हम बोल देते हैं कि उसकी स्पीड है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एसआई यूनिट इसकी मीटर या फिर मीटर पर सेकंड हो सकती है। और सॉरी, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड नहीं, क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है अभी हमने देखा, मीटर होती है ना, और टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद यूनिफॉर्म स्पीड v2,
देन इसका जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे वो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट था जिसने आधा डिस्टेंस यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो v1 में पूरा किया, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो v2 में पूरा किया, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है कि हम लोग एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि उसने एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो ये है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कितना ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ, यानी इस जगह से इतनी जगह में गया, ठीक है, उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और कितने यूनिट टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की दोनों की क्या होती है? मीटर, तो इनकी भी क्या हो जाएगी? मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किस रेट से जो है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है। इफ वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन जो है इन वन डायमेंशन, जब हमारा जो वन डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन, हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, तो वन डायमेंशन में जब हमारा कोई पार्टिकल या कुछ भी मोशन करता है तो उसके लिए 3 इक्वेशन हमारे पास होती हैं। फर्स्ट है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसकी ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और थर्ड होती है वी स्केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस 2as। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए कि ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकेंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। और जब हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो हो तो उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी या यू टी। इन केस ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो और तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस वी बाय 2। अब ये u v क्या है? ये u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको हम उसका सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, ठीक है। सर्कल में मूव करे, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सर्कुलर मोशन क्या होता है इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो बेसिकली जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो एक एंगल तक जितना चेंज आया, यानी क्या, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, यानी एक एंगल कितने टाइम में उसने कवर किया, एक एंगल, तो नाम से पता चल रहा है एंगुलर यानी एंगल से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, थीटा अपॉन टी। टी इज द टाइम पीरियड विच इज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन, उसको हम टाइम टेकन बोलते हैं, सॉरी
टाइम पीरियड बोलते हैं। एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो एन टी किसके इक्वल होता है 1 के, है ना। तो थीटा को हम लोग 2 पाई के इक्वल लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 पाई एन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो ना, देखो ये फॉर्मूला था मेरे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, थीटा होता है 2 पाई के इक्वल, ठीक है, और एन टी दे रखा है 1 के इक्वल, तो यहाँ से 1, ये टी नीचे जाएगा तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 1 बाई टी। तो अब ओमेगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 पाई, और 1 अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 बाई टी को हमने पुट कर दिया एन के इक्वल, तो 2 पाई एन ऐसे बन गया, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 पाई आर डिस्टेंस, तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर बाई टी, और इसको हम ओमेगा आर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 पाई आर ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस क्या होता है लीनियर स्पीड। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो हमें पता है न्यूटन जो है उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो न्यूटन जो है द फादर ऑफ फिजिक्स एस्टेब्लिश द लॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक, कौन सी बुक थी वो, प्रिंकिपिया इन 1687 में। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो ऐसे बस याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जैसे ये पेन है, ये यहाँ पड़ा है, ठीक है। अब जब तक मैं इसको अपने हाथ से नहीं उठाऊंगी तब तक ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं और रेस्ट में ही रहेगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है और जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे तो वो मोशन नहीं करता है। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की विच द बॉडी oppose change in its initial state of rest or motion with uniform speed in a straight line, ठीक है। तो जब कोई बॉडी है वो अपोज करे किसको, इनिशियल स्टेट में चेंज आने में उसके, ठीक है, तो उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया 2 तरह का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। सम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है इनर्शिया के और फर्स्ट लॉ के। तो देखो जब व्हेन कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली, तो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ बैंड हो जाते हैं, है ना। जब चलते तो हमें एक धक्का सा लगता है ना पीछे की तरफ। तो अब हम पहले क्या थे, रेस्ट में थे, फिर जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हमने मोशन किया, ठीक है, हम पहले रेस्ट में थे। ऐसे ही व्हेन रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर बैंड फॉरवर्ड, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है, इनको देख लेना। फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ जो है उसने फोर्स की डेफिनेशन भी हमें दी है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल कोज है, यानी बाहर से लग रहा है जो, कब लग रहा है, व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी चेंज और ट्राइज टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मतलब कि जब उसकी इनिशियल पोजीशन में किसी भी बॉडी की जब वो रेस्ट में है तो उसमें चेंज ला दे या चेंज लाने की कोशिश करे, तो वो जो एक्सटर्नल कोज होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको मेजर करता है। क्लियरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इनके फॉर्मूले आपको सबके याद होने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, तो सबके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड।
तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ न्यूटन का, जो क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में नहीं आएगी। फिर आता है मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी की मोमेंटम में, ठीक है, जो चेंज आ रहा है, जिस रेट से चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, यानी जितना हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और उसकी मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें आपने याद रखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला, ये रिलेशन दिया F इज इक्वल्स टू एम में, यानी जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनटू में क्या आएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि क्या बोला इन्होंने, जो कि कहाँ पे हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू एम में ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, और न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ही में ही उसको कंटेन किया गया है। तो फर्स्ट क्या कहता था, इनर्शिया का कंसेप्ट दिया फर्स्ट ने, और सेकंड ने F इज इक्वल टू एम में याद रखना। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको पता होता है कि कोई भी हमने एक्शन दिया तो उसका उतना ही अपोजिट हमें रिएक्शन मिलता है देखने को। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग, जब हम लोग गन चलाते हैं, ठीक है, तो जब फायर होती है तो एकदम जैसे अगर हम शोल्डर पे रख के चलाते हैं तो उसे धक्का सा लगता है पीछे की तरफ, तो आगे गन गई, मतलब आगे गोली गई और पीछे धक्का लगा, है ना। तो इक्वल हमें मतलब जब हमने एक्शन किया तो उसका हमें इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है। ये बाकी सारे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोग इसमें इतना ही करते हैं, बाकी ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 2 वीडियोस में कवर कर लेंगे, तो नेक्स्ट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, जो भी पढ़ा, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन और एंगुलर मोमेंटम, ये, और फिर लास्ट में हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े। तो ये इन सब के आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तो साथ साथ जितना जितना होता जाए सबके फॉर्मूले लिख लिख के अच्छे से याद करते रहो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी फॉर्मूलों पे बेस्ड था ना, और फॉर्मूले आपको इन्हीं से ही याद होते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।